बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि आपका TRE 4 की नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आ जाएंगी और सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो भी BPSC एंड जो और PCS के एग्जाम्स में या फिर TRE के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है उनको करेंगे और भी नए क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके जो GS में 8 नंबर की आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे, आप उसे कवर कर लो और आपके हिस्ट्री में भी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने, अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री तो वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप साइंस से हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, TGT हो, PGT हो, उन सब में, या PRT हो, आपके 8 नंबर के इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए, आप इस क्लासेस में बने रहिए और अपने 8 नंबर को अपने पॉकेट में रख लीजिए। क्लियर? तो आज से ये क्लासेस शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अब इसका आंसर तो दिख रहा है 1885। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए A.O. ह्यूम ने की थी। कहाँ हुई थी कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो बंबई में हुई थी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अगला हमारा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन करेगा, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम या गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम। इनका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे, ना ही दादा भाई नौरोजी होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहते हैं। अब आप बताइए कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, बंबई में, मद्रास में या दिल्ली में? तो सबसे पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अब कोई मुझे ये बता सकता है कमेंट करके कि सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि कांग्रेस के सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था? 1885 में जब स्थापना होती है तो उसके बाद ही तो अधिवेशन होंगे। और आप मुझे बताओ कि उस समय सबसे पहला अध्यक्ष कौन बनेगा। और अगर आपसे पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन बिहार में हुए हैं, तो आपके राइट आंसर होने चाहिए 3 अधिवेशन ऐसे हैं जो कि बिहार में हुए हैं। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? किसने किया था बंगाल विभाजन? क्या डलहौजी था, कर्जन था, माउंटबेटन योजना के तहत हुई थी या वेलेजली था? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला हमारा क्या कहता है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू होगा? अगर आप देखोगे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हो रहा है? बंगाल विभाजन हो रहा है 1905 में। और कौन कर रहा है बंगाल का विभाजन? तो कौन कर रहा है? लॉर्ड कर्जन। और इसको पता है, विभाजित करने के बाद ये तर्क दिया जा रहा था कि वहां पे जो प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना है, यानी कि जो वहां पे मैनेजमेंट्स को देखना है, तो हम अगर इसको डिवाइड नहीं करते हैं, यानी कि बंगाल को अलग नहीं कर रहे हैं, तो हमें वहां पे प्रशासनिक सुविधाओं को देखने में मुश्किलें आ रही हैं। ये तर्क था ब्रिटिश रूल कंपनी का कि हम इस वजह से उसका डिवाइड कर रहे हैं। बल्कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका कहना था कि नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये किसी शक्ति को तोड़ने के लिए क्या करना होता है कि आप उसको डिवाइड कर दो, आप उसको खंड खंड कर दो। तो वो क्या होती है कि वो जो एक पावर होती है ना, वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में बट जाती है। और बंगाल हमारा था, तो फिर आपने उसे बांट करके अलग क्यों कर दिया? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, कपड़ों की होली जलाई गई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? किसने कहा था कि स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? क्या ये महात्मा गांधी जी के कथन है, या लाला लाजपत राय के कथन है, या बाल गंगाधर तिलक जी के कथन है, या बिपिन चंद्र पाल के कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने ऐसा कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि जो स्वराज्य है वो मेरा अधिकार है, आप मुझे फ्री में नहीं दे रहे हो, या फिर आप मुझे दे करके एहसान नहीं कर रहे हो। ये मेरा अधिकार है, मेरी मातृभूमि में भूमि है और इस पे रहना ये मेरा अधिकार है। क्लियर? तो ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। वही महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
भारतीय, उसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप बताओ कब शुरू होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट आ जाता है, आप देखोगे। उसके बाद 1930 में यहाँ पे गांधी इरविन समझौता होगा, और 1942 में क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए 1942 तक भारत कहाँ रहता है। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था, आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू तो हुआ, पर जब चौरा चौरी की घटना होती है, जहां पे एक पुलिस स्टेशन को लोगों का कहना था कि वहां पे एक पुलिस स्टेशन जो उत्तर प्रदेश के शायद गोरखपुर में है, वहां पे कुछ लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके बाद गांधी जी को ये बातें पता चलती है, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के साथ साथ उनका ये भी मानना था कि हम किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, बट फिर भी वहां पे बहुत सारे जो रहते हैं पुलिसकर्मी, उस स्टेशन में उनकी जान जाती है। पता चलता है कि भीड़ ने उन्हें जला दिया था। इसके बाद, इस घटना के बाद वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये तो 1919 में हुआ अमृतसर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी नहीं होगा, और भारत छोड़ो भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा चौरा चौरी कांड। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1915 में, 1917 में, 1919 में या 1922 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और ये घटना कब की है, ये 16 अप्रैल या 18 अप्रैल की ये घटना है। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जब आप देखोगे कि वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, वो एक बागीचा रहता है जहां पे जनरल डायर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। इसके एक ही गेट रहते हैं बाहर निकलने के, जहां पे लाखों लोग इकट्ठा हुए थे और कितने सारे ही लोगों की जान जाती है। इसके बाद एक कमेटी बैठाई जाती है, इसकी जांच होती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। क्लियर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अभी मैंने बताया कहाँ होगा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर नहीं, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में नहीं, 1920 में हमने अभी क्या देखा, 1920 में हमने देखा यहाँ पे, एक सेकंड, अगर आप जरा सा ऊपर जाओगे, असहयोग आंदोलन हमने देखा 1920 में। अगर आप क्वेश्चंस को की बारीकियां समझेंगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स करेंगे इस बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है, असहयोग आंदोलन 1920 में। वही 1935 में क्या हुआ, 1935 में अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन भारत आता है, आप मुझे बताइए। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं, सिद्धार्थ पटेल भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। यहाँ पे सरदार पटेल जी भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ये नमक सत्याग्रह करते हैं, जो कि चंपारण से चल के जाकर के नमक बनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर और गरीब सबके थाली में परोसा जाता है। तो इस चीज पर आप कैसे टैक्स लगा सकते हो, इस चीज पर कैसे कर लगा सकते हो। क्लियर है। और वो पहली बार जाते हैं, दांडी यात्रा करते हैं। आप मुझे बताइए कि यात्रा कितने दिनों की थी, कितने किलोमीटर्स की थी, और कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं और अगर आप डेली बेसिस पर वीडियोस को देख रहे हो, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स, सारे के सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सितंबर में आपका पेपर है, इससे पहले आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से लगभग बहुत सारी क्लासेस आएंगी, और वो सारे क्लासेस आप देखोगे तो आप, एक तो पहली बात ये होता है कि अगर आप डेली बेसिस पर रिवीजन करते हो तो जो आपने पढ़ा है आप उसे भूलोगे नहीं, और कुछ नई चीजें डेली बेसिस पर देखते जाओगे। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे, उनको पता चले कि चलो सितंबर में पेपर है, तो नोटिफिकेशन आने से पहले या फिर एक महीने पहले पढ़ाई शुरू करेंगे, मैराथन्स के चक्कर में पढ़ेंगे और फिर से अटक जाएंगे। तो रिजल्ट्स एक दिन की प्रिपरेशन से नहीं होता है। जब आप हर रोज मेहनत करते हो, हर टाइम पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी जर्नी डिसाइड करती है और लास्ट में आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। क्लियर। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज कंटिन्यू होकर पढ़ाई करिए। डेली पढ़िए, 1 घंटे ही सही, बट स्टिल आप डेली कंटिन्यू पढ़ाई करो। ऐसे छोड़ छोड़ के पढ़ाई करने से एक तो आपका माइंडसेट वैसे बन नहीं पाएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अगर आपको अपने लाइफ में रिजल्ट ही नहीं, अगर एक अच्छी लाइफ चाहिए तो भी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है,
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में आपको याद होना चाहिए। 1930 में हमने क्या देखा, असहयोग आंदोलन, नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1935 में कौन सा अधिवेशन आया और 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। क्लियर। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, करो या मरो, इस आंदोलन का नारा किस आंदोलन में दिया गया था ये नारा, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया जाता है। यानी कि करो या मरो का नारा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है। क्लियर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। और साइमन कमीशन का बहुत अधिक विरोध होता है। विरोध के कारण ये थे कि जो उसमें मेंबर थे वो सारे के सारे ब्रिटिश थे। क्लियर। उसमें इंडियन नहीं थे, जिस कारण से आप सोचो कि आप भारतीयों का फैसला करने के लिए, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कमीशन ला रहे हो, एक कमेटी ला रहे हो जिसमें इंडियन ही नहीं है, एक या दो अगर भारतीय होंगे भी, फिर भी अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली तो अगर उसमें ब्रिटिश ज्यादा है, अंग्रेज ज्यादा है, आपके के ही लोग हैं, तो वो तो जजमेंट आप ही के फेवर में देंगे, तो फिर क्या फायदा होगा। और इसी का विरोध करते समय वहां पे लाठियां चलती हैं और बहुत सारे विद्रोह होते हैं, जहां पे लाला लाजपत राय जी को लाठी लगती है और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो कहते हैं कि ये जो लाठी है वो आपके ताबूत यानी कि जो नाव है उसमें किल का काम करेगी। क्लियर है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1928। साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा दिया गया था, तो साइमन कमीशन के विरोध में दिया गया था साइमन गो बैक। वंदे मातरम नहीं, भारत छोड़ो नहीं, जय हिंद नहीं, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। पूर्व स्वराज की घोषणा कब की गई थी, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा गया था। और ये जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा अधिकार है स्वराज, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किनका है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। उसके बाद 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। अभी आपने देखा कि ये लाहौर अधिवेशन था जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग होती है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई, तो आप टिक करोगे लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे, यानी कि सबसे पहले अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, आप बताइए क्रिप्स मिशन कब भारत आएगा, तो ये 1942 में भारत आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 1942 में आया क्रिप्स मिशन, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। क्लियर। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है या फिर चंद्रशेखर आजाद जी है। तो आजाद हिंद फौज यानी कि आजाद हिंद जो दस्ता था उसकी स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है, तो आप मुझे बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण किस नाम से जाना जाएगा, उग्रवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी या गांधीवादी। इसे हम कहते हैं उदारवादी चरण। यानी कि अगर आपसे पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण जो था वो किस नाम से था, तो इतिहासकार उसे उदारवादी की संज्ञा देते हैं, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, अभी रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट था एक अंधा कानून जो कि भारतीयों के अगेंस्ट था कह सकते हैं। इसका मतलब ये था कि आपको बिना किसी वकील, बिना किसी जलील और बिना किसी दलील के आपको पकड़ करके आपको बंद किया जा सकता था। यानी कि उस समय जो सिचुएशंस थी, ना ही आप वकील कर सकते थे, ना ही आप अपने लिए अपना कोई राइट रख सकते थे। तो ये 1919 का अंधा कानून था और इसी के विद्रोह में जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, वहां पे लोग बैठ के इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि हम इसका विद्रोह करेंगे।
बट होता क्या है कि वहां पे गोलियां चल जाती हैं और लगभग कितने ही लोगों की जानें चली जाती है। आप सोचो कि कुछ इस तरह का वो बाग होगा, यहाँ पे एक ही गेट होता है और अगर आप इस गेट को यहाँ पे बंद कर दोगे और अगर यहाँ से आप गोलियां चलाओगे तो सोचो कितने ही नरसंहार हुए होंगे उस जगह पे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी है? यंग इंडिया और न्यू इंडिया में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा याद रखिए कि यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की पुस्तक है और न्यू इंडिया जो है वो किन की पुस्तक है, आप मुझे बताओ। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है और न्यू इंडिया किन की पुस्तक है, आप कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916, 1919, 1920 या फिर 1930। तो लखनऊ समझौता 1916 में होता है, यानी कि इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्या कहता है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्क के खिलाफ खलीफा से, भारत छोड़ो आंदोलन से, बंगाल विभाजन से या साइमन कमीशन से? ये हो जाएगा तुर्की के खलीफा से संबंधित था हमारा साइमन खिलाफत आंदोलन। क्लियर है। इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? अब ये तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक कौन देता है? तो ये भगत सिंह देते हैं। भगत सिंह का नारा है इनकलाब जिंदाबाद। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में होता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। क्लियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? अब ये तो किसी का गलत नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। इसी के साथ आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एंड आई होप आपको इस टाइप के, क्योंकि अभी हम थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद आप मॉडरेट से हार्ड लेवल तक क्वेश्चन करोगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस टाइप की क्लासेस आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाएंगी। आप इससे बने रहिए और अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि हमारा हर दिन का कंट्रीब्यूशन डिसाइड करता है हमारा रिजल्ट। आप एक दिन पढ़ के हिस्ट्री क्रिएट नहीं करते हो, आप डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने बेसिक को, अपने नॉलेज को, अपने चीजों को स्ट्रांग करते हो एंड देन डिसाइड होता है कि आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर। तो इसी के साथ आज की क्लास से बस इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।